जय हिंद। आज की कक्षा में हम साइकोलॉजी की टेस्ट सीरीज के आज के 15 टॉप क्वेश्चन जो है वो सोल्व करने वाले हैं। तो आप लास्ट तक इस क्लास को देखिएगा और अच्छे से अपना मूल्यांकन कीजिएगा स्वयं ही, ताकि आपका एग्ज़ाम जो है अच्छे से क्लियर हो सके। चलिएगा साथियों, आज का पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि हाउ वी थिंक किसकी पुस्तक है। ऑप्शन यहाँ पर पहला है कि स्पीयरमैन, गुड एनएफ, जॉन डेवी या फिर एरिक एरिक्सन। तो हाउ वी थिंक जो पुस्तक है साथियों वो है जॉन डेवी की, जिन्होंने चिंतन के 5 सोपान भी इन्होंने इसी पुस्तक में अपने बताए थे। ओके, चिंतन के 5 सोपान। तो आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि मानसिक आयु शब्द किसके द्वारा दिया गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरे का सही जो आंसर है वो साथियों क्या होगा कि अल्फ्रेड बिने, टर्मन, स्टर्न या फिर सिल्बर्ट। तो मानसिक आयु जो शब्द दिया गया था वो दिया गया था अल्फ्रेड बिने के द्वारा। कब दिया गया था तो ये आपको ध्यान रखना है, 1908 में ये जो शब्द है वो दिया गया था। तो आपको ऑप्शन नंबर पहला राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असमायोजन परिणाम है कुंठा का, संघर्ष का, तनाव का या फिर उपरोक्त सभी का। तो असमायोजन इन सभी का ही परिणाम होता है। आपका क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आज नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक विद्यार्थी परीक्षा में फेल होने के बाद ये कहता है कि पेपर बनाने वाले ने पाठ्यक्रम पर आधारित प्रश्न पत्र नहीं बनाया, इसलिए मैं फेल हो गया। ये युक्ति कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर पहला है साथियों युक्तिकरण, प्रक्षेपण, अंतक्षेपण या फिर उदात्तीकरण। तो यहाँ पर देखिएगा खुद तो फेल हुआ ही है और ये दोष किस पे दे रहा है, जिसने जो है जिसने एग्जामिनर को ये दोष दे रहा है। इसका मतलब ये क्या कर रहा है, अपने दोष नहीं बताकर दूसरों के दोष को बता रहा है, यानी कि यहाँ पर क्या कर रहा है वो प्रक्षेपण कर रहा है। तो आपका यहाँ इस क्वेश्चन का जो है बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि विकास अकस्मात नहीं होता है बल्कि ये तो परिवर्तनों की श्रृंखला का परिणाम है। ये कथन किसका है। तो ऑप्शन यहाँ पर जो है पहला है वुडवर्थ का, होलिंगवर्थ, स्पीयरमैन या विक्टोरिया हरलोक। तो ये जो कथन है साथियों वो किसका है कि विकास अकस्मात नहीं होता बल्कि ये तो परिणामों की श्रृंखला का परिणाम है। तो इसका राइट जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, होलिंगवर्थ। सॉरी, डी नहीं होगा यहाँ पर, इसका होलिंगवर्थ राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन बी आपका यहाँ पर आपको राइट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि बालकों में पर्यटन एवं स्काउटिंग की शिक्षा देनी चाहिए, यानी कि बालकों को पर्यटन एवं स्काउटिंग की जो शिक्षा है वो किस अवस्था में देनी चाहिए, किशोर अवस्था में, बाल्यावस्था में, प्रौढ़ावस्था में या शैशवावस्था में। तो देखिएगा दो ऑप्शन तो बिल्कुल यहाँ पर कट जाते हैं कि शैशवावस्था में पर्यटन हम नहीं करवा सकते और नहीं स्काउटिंग, नहीं तो प्रौढ़ावस्था में हम करवा तो सकते हैं लेकिन उपयोगी नहीं है। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचे हैं। तो यहाँ पर देखिएगा इसका सही जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, यानी कि बाल्यावस्था में। बुद्धि का पदानुक्रमिक क्रम सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। ऑप्शन पहला है अब्राहम मास्लो, टर्मन, सिरिलबर्ट या हावर्ड गार्डनर। तो बुद्धि का जो पदानुक्रमिक सिद्धांत जो दिया गया साथियों वो दिया गया है सिरिलबर्ट एम बर्नर के द्वारा। आपका इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि विद्यालय में विषय वस्तु का निर्माण किस सिद्धांत पर आधारित किया जाता है। पुनर्बलन का सिद्धांत, प्रयास त्रुटि का सिद्धांत, गेस्टाल्ट सिद्धांत या प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत। तो देखिएगा जो विषय वस्तु का जो निर्माण किया जाता है विद्यालय में वो किया जाता है पुनर्बलन के सिद्धांत के आधार पर, जिसको किसने दिया था, C.L. हल के द्वारा इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। तो आपका ऑप्शन नंबर जो पहला है ए वाला वो राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्रियात्मक अनुसंधान का जनक किसे कहा जाता है। शिक्षा की बात हो रही है यहाँ पर। तो ऑप्शन पहला है कुर्ट लेविन, कोलियर, स्टीफन एम कोरे या पावलोव। तो क्रियात्मक अनुसंधान का जो जनक माना जाता है साथियों शिक्षा के क्षेत्र में वो है हमारे पास स्टीफन एम कोरे। इन्होंने 1953 में अमेरिका में, कहाँ पर, अमेरिका में क्रियात्मक अनुसंधान किया था, इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में, इसलिए इन्हें क्रियात्मक अनुसंधान का क्या माना जाता है, जनक माना जाता है। आपका ऑप्शन नंबर जो सी है साथियों वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 10 है कि सृजनशीलता के पोषण हेतु अध्यापक के द्वारा निम्न में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है। सृजनशीलता के पोषण हेतु अध्यापक के द्वारा निम्न में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन आपके सामने है कि समाजमिति, मस्तिष्क उद्वेलन विधि, निरीक्षण विधि या साक्षात्कार विधि। तो सृजनशीलता के पोषण के लिए साथियों आपको किस विधि का प्रयोग करना, अध्यापक के द्वारा किस विधि का प्रयोग किया जाता है, तो वो है मस्तिष्क उद्वेलन विधि, जिसको आप कहते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि। कौन सी विधि? ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। इस विधि का जो प्रतिपादन किया है वो किसके द्वारा किया गया है साथियों? ऑसबॉर्न के द्वारा इस विधि का प्रतिपादन किया गया है। तो आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वाक्य पूर्ति परीक्षण वाक्य किसकी देन है? वाक्य पूर्ति परीक्षण जो है वो किसकी देन है? तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन पहला है सिरिलबर्ट, जे.एल. मोरेनो, पाइन एम टेंडलर या फिर वुडवर्थ। तो वाक्य पूर्ति परीक्षण जो है वो किसकी देन है? पाइन एम टेंडलर की। आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट हो जाएगा। कब दिया था इन्होंने? 1913 में ना, 1930 में, 1930 का इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है साथियों, निम्नलिखित में से जीवन का अनोखा काल किसे कहा जाता है? किशोरावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था या फिर शिशुअवस्था। तो जीवन का अनोखा काल आपको कोल एवं ब्रूस का कथन अगर याद है, कोल एवं ब्रूस का अगर आपको कथन याद है तो आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे सकते हो। तो यहाँ पर देखिएगा, जीवन का जो अनोखा काल कहा गया था वो कहा गया था बाल्यावस्था को। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, थॉर्नडाइक के अनुसार पुस्तकीय बुद्धि है मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि या तरल बुद्धि। तो देखिएगा ये तीनों जो बुद्धि है वो थॉर्नडाइक के द्वारा थॉर्नडाइक एवं गेरट के द्वारा दी गई। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है कि पुस्तकीय बुद्धि किसकी देन है, पुस्तकीय बुद्धि किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर है ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा ना। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। इसको ही हम पुस्तकीय बुद्धि भी कहते हैं। मूर्त बुद्धि की बात करें तो इसको हम मैकेनिकल इंटेलिजेंसी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर जिस क्वेश्चन का है वो है ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों कि बुद्धि लब्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया है। इस क्वेश्चन में मैं आपसे दावा करता हूँ आप जरूर इस क्वेश्चन का गलत आंसर दोगे और आपको इसमें बहुत ही कंफ्यूज होगा। मुझे भी हुआ था लेकिन मैंने बहुत इसको देखा और मेरा कंफ्यूज भी मैंने दूर करने की कोशिश की है। चलेगा, बुद्धि लब्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो देखिएगा साथियों, ऑप्शन पहला है टर्मन स्टर्न, अल्फ्रेड बिने या फिर हावर्ड गार्डनर। देखिएगा साथियों, बुद्धि लब्धि शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था वो किया गया था टर्मन के द्वारा। अब आप कह रहे हो ये तो गलत है क्योंकि इसका आंसर राइट होगा वो स्टर्न होगा, ऐसा नहीं है। स्टर्न ने तो इसको क्वेश्चन आता है कि बुद्धि लब्धि शब्द को सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया है, किसके द्वारा दिया गया है, तो फिर अपना आंसर क्या होता? स्टर्न होता। लेकिन यहाँ पर पूछ क्या रहा है? यहाँ पर पूछा जा रहा है कि बुद्धि लब्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया है? क्या किया गया है साथियों? प्रयोग। तो फिर अपना क्या हो जाएगा राइट आंसर? राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन पहला टर्मन। अब देखिएगा इस सेशन का आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा कि प्रेक्षणात्मक सिद्धांत अधिगम सिद्धांत किसकी देन है? C.L. हल, वाइगोत्स्की, अल्बर्ट बांडुरा, अब्राहम मास्लो। तो प्रेक्षणात्मक अधिगम सिद्धांत के दो, ठीक है, निरीक्षणात्मक के दो, ठीक है, क्या के दो? निरीक्षणात्मक अधिगम सिद्धांत के दो, निरीक्षणात्मक अधिगम सिद्धांत के दो। आप इसको क्या कह सकते हो? आप इसको मॉडलिंग थ्योरी भी कह सकते हो। ओके साथियों, और तो इसका राइट आंसर जो होगा अपना अल्बर्ट बांडुरा, जिन्होंने बेबीडोल पर प्रयोग किया जी। इसको और क्या कह सकते हैं? सामाजिक अधिगम सिद्धांत भी इसको आप कह सकते हो। क्या कह सकते हो? सामाजिक, इसको आप सामाजिक अधिगम सिद्धांत भी कह सकते हो। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत भी आप इसको कह सकते हो। तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आज की क्लास आपको कैसी लगी, आपका वास्तविक अनुभव आपका क्या रहा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता के जाना। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही मित्रों, धन्यवाद।